अस्सलाम वालेकुम। मार्टिन डो मेड टॉक्स के साथ आज हम आपके सामने जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो है ब्रेस्ट कैंसर से आगाही। अक्टूबर इंटरनेशनली ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है और इस सिलसिले में आज हम जिन एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं वो हैं डॉक्टर अदनान जब्बार। डॉक्टर अदनान जब्बार एज अ कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। सर, हम आपके इंटरव्यू से पहले चाहेंगे कि ब्रीफली आप अपनी सर्विसेज के बारे में अपना एक हमारी ऑडियंस को इंट्रोडक्शन दें। वेल, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मेरा नाम अदनान अब्दुल जब्बार है, मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट वो शोबा है जो कैंसर के मरीज़ों का इलाज करता है। हम लोग कीमो देते हैं। आगा खान हॉस्पिटल में कैंसर का हर तरीके से इलाज किया जा सकता है। उसकी तशख़ीस के हर वो तरीके मौजूद हैं जिससे आप इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं। सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, वो तमाम सर्विसेज हमारे पास मौजूद हैं। सर, हम चाहेंगे कि आप हमें ये बताएं कि ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली क्या है, इसकी कितनी इकसाम है, ताकि ये कि हमारी जनरल ऑडियंस के बारे में इसकी अवेयरनेस हो, इसकी आगाही हो। सो कैंसर इन जनरल उन मर्ज़ को कहा जाता है जिसमें एक तरह से उनकी बढ़ने की सलाहियत, उनके बढ़ने की जो एक प्रॉपर्टी है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। हर खलिया, हर सेल नॉर्मली डिवाइड होता है, ग्रो करता है, लेकिन उसको पता होता है कि कब मुझे रुकना है। कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हों, कोई फेमिलियल फैक्टर्स हों या कोई ऐसे और इफ़ेक्ट्स हों जिसकी वजह से उसके बढ़ने की सलाहियत का कंट्रोल ख़त्म हो जाए, तो वो बीमारी कैंसर हो जाती है, यानी वो अनकंट्रोल ग्रोथ होती है। अब चाहे ये बीमारी ब्रेस्ट में हो, चाहे ये बीमारी आपकी आंत में हो, वो कहलाएगी कैंसर, वो कहलाएगी उस आज़ा के नाम से जहाँ से वो इनिशियली शुरू हुई। ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान में कितना कॉमनली रिपोर्ट होता है? अनफॉर्चुनेटली एशिया में, पाकिस्तान में इसकी इंसिडेंस बहुत हाई है। हर 8 में से एक खातून को अपनी ज़िंदगी में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली ये नंबर बहुत हाई है। सर, कैसे फीमेल्स में ही ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है? ब्रेस्ट कैंसर उमूमन फ़ीमेल्स में पाया जाता है, लेकिन ये एक मिथ है क्योंकि मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है। 5% कैंसर्स ख़वातीन के अलावा मर्दों में होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की क्या अहम वजूहात हैं? वैसे तो कैंसर की बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ आपका इन्वायरमेंट, हम क्या खाते हैं, हम जहाँ रहते हैं, हमारा एक्सपोजर किस चीज़ से होता है, ये तमाम चीज़ें कैंसर बनने की तरफ एक रिस्क फैक्टर होती हैं। सिगरेट स्मोकिंग, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि सिगरेट जो है वो लंग का कैंसर करता है। इसी तरह से इन चीज़ों को हम रिस्क फैक्टर्स कहते हैं जो किसी भी शख्स की बॉडी में कैंसर बनने की सलाहियत को बढ़ा दे। ब्रेस्ट के हवाले से मैं यही कहूँगा कि देखिए, हर चीज़ के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो आपके कंट्रोल में होते हैं और कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते। उसकी मिसाल क्या है? उसकी मिसाल यह है कि खातून होना आपके हाथ में नहीं है, तो वो एक आपका जेंडर है, लेकिन ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क मर्द के मुकाबले में ज़्यादा है, तो ये एक आपका रिस्क फैक्टर हो गया। दूसरा रिस्क फैक्टर ये है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। सो अगर कोई खातून जो 35 साल की या 40 साल की हो गई हैं, उसका एक 30 साल या 25 साल की खातून से ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। ये आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी उम्र तो बढ़ेगी। तो ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम उन रिस्क फैक्टर्स की बात करें जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें सबसे पहला रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी। ओबेसिटी से क्या मुराद है? यानी वज़न का ज़्यादा होना। ये क्यों रिस्क फैक्टर है? वो इसलिए रिस्क फैक्टर है कि जो ख़वातीन या जो मर्द ओबीस होते हैं, जिनका वज़न ज़्यादा होता है, उनकी बॉडी में वो हार्मोन जो ब्रेस्ट कैंसर की तरफ किसी खलिए को प्रोन करता है, वो बढ़ने की सलाहियत बढ़ जाती है। तो इसीलिए वो खातून जो ओबीस हों, जिनका BMI यानी बॉडी वेट में फ़ैट इंडेक्स ज़्यादा हो, उनको रिस्क ज़्यादा होता है। ये चीज़ आपके हाथ में है, आप एक्सरसाइज कर सकती हैं, आप सोच सकती हैं कि आप कौन सा खाना खाएं। आप नेक्स्ट टाइम जब बाहर कोई चीज़ ऑर्डर करें तो आप डीप फ्राइड ऑर्डर करें या आप ग्रिल्ड ऑर्डर करें। तो ओबेसिटी इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर, वो आपके कंट्रोल में है।
उसके अलावा हर सेहतमंद चीज़, जो मौसम का फल है, जो मौसम की सब्ज़ी है, वो आप के कंट्रोल में है। एक्सरसाइज आपके कंट्रोल में है। एक बहुत सी स्टडीज़ हुई हैं जो वो ये बताती हैं कि एक्सरसाइज होने से आप कैंसर के होने का रिस्क कम कर देते हैं। तो एक्सरसाइज करना आपके हाथ में। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं, अगर आप इसका ख़्याल रखें, क्या खा रहे हैं, क्या आप जो है अपना मेमोग्राम टाइम पे कराएं। जो हम अक्सर अवेयरनेस की बातें करते हैं, अगर वो चीज़ें आप वक्त करें तो बर्जस्ता इसकी डायग्नोसिस हो सकती है। ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं? ये बहुत कॉमन सवाल है और अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं, और मैं समझता हूँ सब लोगों को मालूम है क्या सिम्टम्स हैं, लेकिन हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कोई लंप होना, गिल्टी होना, ये सबको पता है कि ब्रेस्ट कैंसर के होने का एक आम अलामत आपके ब्रेस्ट में गिल्टी होना है, लेकिन कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देता। उस गिल्टी में दर्द होना, उस गिल्टी के होने की वजह से ब्रेस्ट की स्किन पे कोई इंड्यूरेशन, कोई डेंट या कोई स्किन पुलिंग होना, ये तमाम अलामात हैं। ब्रेस्ट में से पानी, दूध या खून रिसना, ये अलामात हैं उन टाइम्स पे जिस पे एक आम शख्स को नहीं होना चाहिए। उमूमन पानी या खून नहीं आना चाहिए। ये तमाम अलामात हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर किसी शख्स को ये चीज़ महसूस होती है तो वो उसके बाद क्या करता है। हमारी आज की हर खातून को, छोटे बड़े घर में अगर आप उससे बात करें कि अलामत क्या है, उसको पता होगा, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट लेवल है कि मालूम करने के बाद आप क्या करते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली लोगों में नहीं इतनी अवेयरनेस, और वो पैगाम हमें पहुँचाना है। ब्रेस्ट कैंसर से बचा कैसे जा सकता है? जब तमाम मैंने रिस्क फैक्टर्स की बात की है, उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपके ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क को कम कर सकते हैं, लेकिन जो एक सबसे अहम तरीका जिससे आप ब्रेस्ट कैंसर होने से अपने आप को बचा सकते हैं, वो मेमोग्राम है। जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि वो खातून जो 35 साल की उम्र की हैं या उससे ज़्यादा हैं, 40 बरस की, उनमें कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। तो एक टेस्ट होता है जिसको हम मेमोग्राम कहते हैं। मेमोग्राम सिंपली एक एक्सरे है। जिस तरह से अक्सर हम निमोनिया के लिए चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, उसी तरह से छाती के कैंसर के लिए ब्रेस्ट का एक एक्सरे होता है, उसको मेमोग्राम कहते हैं। इस एक्सरे की खासियत यह है कि इससे अगर कोई भी ब्रेस्ट में गिल्टी या कोई कैल्सिफिकेशन या कोई ऐसा दाना है जो नज़र अब कैंसर होने वाला है, वो उसमें नज़र आ जाता है, और फिर हम उसकी बर्जस्ता बायोप्सी करके या कोई ऐसी अद्वियात दे के उसको कैंसर में तब्दील होने से रोक सकते हैं। मेमोग्राफी कितना फ्रीक्वेंटली करवाना चाहिए? और थोड़ा सा हमारे यहाँ पे एक मिथ भी है कि थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर है, यहाँ ऐसा कोई इसका है मेमोग्राफी का? देखिए, ये बहुत सारे मिथ्स हैं मेमोग्राफी के हवाले से। सबसे पहला तो मिथ यही है कि मेमोग्राफी की रेडिएशन है, रेडिएशन से कैंसर होता है तो नहीं करवाना चाहिए। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपको जो अमाउंट ऑफ रेडिएशन मिलती है वो बहुत कम है जो कैंसर करे। नंबर 2 ये कि मेमोग्राम जो है वो 35 से 40 बरस की जो खातून है उसके बाद उनको हर साल कराना चाहिए। अब हम हर साल इसलिए कहते हैं ये आइडियल है, क्योंकि अगर कोई चीज़ हम सीरियली देखें तो अगर कोई चीज़ हल्की सी भी चेंज होगी तो हमें जल्दी हम उसको पिक कर सकेंगे, ना कि अगर हम 2 साल 3 साल के वक्फे से कर रहे हैं तो वो चीज़ को जल्दी पिक करने की सलाहियत कम हो जाती है। इसलिए जो रिकमेंडेशन है वो हर साल 35 बरस के उम्र से ज़ायद में हर साल कराने की है। वो खातून जिनमें रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं, यानी उनकी वालदा, बहन या उनको कोई ऐसा फेमिलियल जीन है जिसकी वजह से कैंसर होता है, उसमें फिर हम बाज़ वक्त कुछ टेस्ट जल्दी करवाते हैं, या हमें पिछले अगर मेमोग्राम में कोई फाइंडिंग मिले तो फिर हम कहते हैं कि 6 महीने में आप रिपीट करवा लें। लेकिन उमूमन आम ख़वातीन के लिए 35 से 40 के बाद हर साल मेमोग्राम करवाना चाहिए। सर, जैसे अभी आपने बताया कि फेमिलियल जिनकी हिस्ट्री होती है वो फ्रीक्वेंट उनको रेकमेंड किया जाता है, तो क्या ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक डिजीज़ है, हेरिडिटी में है? मतलब अगर किसी की फैमिली में है तो ज़रूरी है कि उनको होगा? वो ज़रूरी नहीं है कि होगा। ये बात बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि 95% कैंसर जो होते हैं वो फेमिलियल नहीं होते, यानी वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र जीन्स के ज़रिए नहीं होते। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि 5% कैंसर्स फेमिलियल होते हैं, यानी माँ से बेटी को या बेटे को, उनसे उनकी औलाद को, एंड सो ऑन सो फॉर्थ वो जा सकते हैं। लेकिन इनकी शरह बहुत कम है, सिर्फ 5%।
वो कोई ख़ास जीन्स हैं, क्योंकि कैंसर बीमारी ही आपके अपने जीन में कोई ख़राबी की वजह से, जैसे मैंने बताया कि जिनसे कंट्रोल ख़त्म हो जाए। तो अगर ये जीन आपका खुदा न खास्ता वो जीन जो एक माँ से बेटी या बेटे को या उनसे उनकी औलाद को ट्रांसफ़र हो रहा है, अगर उसमें ये फॉल्ट आ जाए तो हम इसको जेनेटिक फॉल्ट कहते हैं। ये इसको हम कहते हैं कि ये फेमिलियल जीन है, यानी ये एक इनहेरिटेड होगा, ये एक ख़ानदान से दूसरे ख़ानदान में चलता चला जाएगा। इनकी शरह 5% है, उससे ज़्यादा नहीं। सर कैंसर से बच कैसे सकते हैं? क्या वो तरीके हैं जिनको अपनाना चाहिए कि कैंसर से बचा जा सकता है? जो प्रिकॉशंस मैंने बताई कि आप एक्सरसाइज कीजिए, वज़न कम कीजिए, ऐसी चीज़ें जो कि ब्रेस्ट कैंसर कर सकती हैं। हमारे यहाँ एक मिथ है कि अगर आप ब्रेस्ट अपना जो है बच्चों को दूध नहीं पिलाएंगी तो कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, वो मिथ है। अगर वो ख़वातीन जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं 2 साल 2.5 साल, तो उनका रिस्क कम होता है। लेकिन अगर कोई ख़ातून किसी वजह से नहीं पिला पाई तो उसका रिस्क बढ़ेगा नहीं, उसका रिस्क एक आम ख़ातून की तरह रहेगा। यानी करवाने से फ़ायदा है, ना करने से नुकसान नहीं है। तो अगर किसी ने नहीं पिलाया तो उसको वो जो फ़ायदा मिलने वाला था वो फ़ायदा नहीं मिला। एक्सरसाइज कीजिए, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ाम भी कीजिए, क्योंकि एक ख़ातून का, एक मर्द का, एक अपने जिस्म को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने जिस्म को जानते हैं तो आप कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा गिल्टी अगर जिस्म में आएगी तो आप जल्दी पिक करेंगे, एज़ अपोज टू आप साल में डॉक्टर के पास जाएंगे। तो हम उमूमन कहते हैं कि हर ख़ातून को हर महीने अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ाम करना चाहिए, लेकिन वो हरगिज़ ये ना समझे कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ाम मेमोग्राम को रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि वो बात नहीं है। हाथ बहुत छोटी गिल्टी को महसूस नहीं कर पाएगा। हाथ सिर्फ वो गिल्टी जो ज़रा 5 मिलीमीटर से ज़ायद हो तो उसके बाद, और वो भी एक ट्रेंड हाथ महसूस करना शुरू करता है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि ये तमाम वो चीज़ें जिससे आप अपने ब्रेस्ट कैंसर होने से अपने आप को बचा सकते हैं। कुछ मेडिसिन हैं जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स, यूजुअली ये मिथ है कि उनके लेने से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो क्या सर ये सही है? पार्टली ट्रू, बिल्कुल। एस्ट्रोजन वो ऐसी अद्वियात, वो ऐसी चीज़ें जिसमें एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा वो कैंसर होने का रिस्क बढ़ा सकते हैं। तो पहले ज़माने में जब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती थी तो उसमें सिर्फ एस्ट्रोजन होता था और ये प्रमोट करता था सेल प्रोलिफरेशन, इसलिए लोगों में ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस ज़्यादा होता था। अब जो रीसेंट आ रही हैं उसमें प्रोजेस्टेरॉन भी होता है, उसका एक्सपोजर वो सिर्फ अनकंट्रोल्ड एस्ट्रोजन नहीं होता। इस वजह से ये हार्मोन की एसोसिएशन ब्रेस्ट कैंसर होने के साथ है, और इसलिए इस किस्म की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। सिंगल एजेंट एस्ट्रोजन नहीं, उसके साथ कॉम्बिनेशन हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्मोकिंग है या यूज़ ऑफ परफ्यूम्स एंड बॉडी स्प्रे प्लस कुछ टाइप ऑफ मटेरियल होते हैं जो क्लोथिंग के, उसके यूज़ से कोई ब्रेस्ट कैंसर का लिंक है? सो वंस अगेन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिथ्स हैं। अक्सर लोग कहते हैं डिओड्रेंट से ब्रेस्ट कैंसर क्या हो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए केमिकल, वो केमिकल जो हर चीज़ की ज़्यादती, एक नमक भी होगा वो नुकसान पहुंचाएगा। तो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो वाकई में अगर ज़्यादा मिकदार में हो तो वो म्यूटेशंस और वो आपको प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं, लेकिन उनका अमाउंट इन चीज़ों में बहुत कम होता है। जो नॉर्मल अच्छी फ्रेश प्रोडक्ट्स बनती हैं, जो कंपनीज़ लेके आती हैं, उमूमन वो बहुत रिसर्च के बाद लेके आती हैं, इनके साथ ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस नहीं है। परफ्यूम से ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस नहीं है, ये सेफ़ हैं। माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से ब्रेस्ट कैंसर या कोई और कैंसर के चांस नहीं है। उमूमन लोग समझते हैं माइक्रोवेव से कैंसर हो जाता है, नहीं। माइक्रोवेव इस्तेमाल करते हुए उसके सामने ना खड़े हों। अगर माइक्रोवेव से उसकी शुआएं लीक कर रही होंगी तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। वो साउंड वेव्स हैं, उससे कैंसर नहीं होता, ये मिथ है। रिप्रोडक्टिव और मेंस्ट्रुअल साइकिल आजकल हमारे यंग फीमेल्स में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, हमारी डाइट ऐसी है, सर इसका कोई लिंक है ब्रेस्ट कैंसर के साथ? देखिए वो बीमारी जो अगर इरेगुलरिटी कॉज कर रही है उसका रिस्क हो सकता है, क्योंकि इरेगुलरिटी बहुत वजूहात की वजह से होता है। यंग फीमेल्स जो अभी कमिंग टू एज होती हैं उनमें साइकिल्स इरेगुलर हो सकते हैं। वो ख़वातीन जो अब मीनोपॉज की तरफ जा रही हैं उनमें इरेगुलर्स होते हैं। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक आम
नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि अब आपका हार्मोन या तो चलना शुरू कर रहा है तो अभी सही से साइकिल्स रेगुलर नहीं होते, या फिर जब वो ये जारी होती है तो अब आपकी माहवारी रुकने वाली होती है, तो इसलिए इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं। तो इससे हरगिज़ नहीं डरना चाहिए, इससे आपका रिस्क नहीं बढ़ेगा। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं या कुछ ऐसी पिल्स हैं जिसमें आपको ईस्ट्रोजन मिल रहा होता है, उसकी वजह से इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं, तो उस केस में आपका रिस्क बढ़ेगा। तो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल एक सिम्टम है, उससे रिस्क नहीं बढ़ता। वो सिम्टम किस वजह से हो रहा है वो आपका रिस्क बढ़ा सकता है। सर, एक स्ट्रेस ऐसी चीज़ है जिससे हम काफ़ी सारी बीमारियों के साथ एक्सपोज हो जाते हैं। क्या कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर पर्टिकुलरली स्ट्रेस की वजह से होता है? देखिए, हर बीमारी की जड़ स्ट्रेस है, ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं सब कुछ। वो मैं इसलिए कहता हूँ कि स्ट्रेस आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है। जब आपका इम्यून सिस्टम कम होगा, जब आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी, तो बहुत सारे ऐसे खलिए जो एबनॉर्मल होंगे वो इम्यून सर्वेलेंस से निकल जाएंगे। वो सिंपल मिसाल ऐसे ही है कि अगर आपका पुलिस वाला सो रहा होगा तो चोर अपना काम कर जाएगा। तो जब आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी तो ये कैंसर सेल सर्वाइव कर जाते हैं और फिर ये ग्रो करने लगते हैं। अल्लाह ने एक बहुत अच्छा निज़ाम बनाया है, हमारे जो अपनी बॉडी इन किस्म की चीज़ों से आपको बचाते हैं। तो अच्छी सेहत यानी एक्सरसाइज, अच्छी ग़िज़ा यानी आप फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं, तो इस किस्म की चीज़ें हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और वो बीमारी होने से आपको बचाता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम डाउन होगा, जैसे स्ट्रेस इम्यून सिस्टम को कम करता है, डायबिटीज़ आपकी इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती है, इसलिए अपनी शुगर को अच्छे से कंट्रोल में रखें, या ऐसी वो अद्वियात जैसे स्टेरॉइड्स या दूसरी चीज़ें जो आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट करती हैं, उसकी वजह से फिर कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का एक इंटरनेशनली मंथ मनाया जाता है। इस ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ पे आप हमारे नाज़रीन के लिए कोई एक मैसेज दें। अगर एक मैसेज जो मैं तमाम सामीन नाजरीन को देना चाहूँगा वो ये कि ब्रेस्ट कैंसर इज़ क्योरेबल। ये हरगिज़ मत समझे कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो अगर किसी को खुदा ना खास्ता हो गया तो दैट्स अ डेथ सेंटेंस। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ब्रेस्ट कैंसर किस स्टेज में डायग्नोस हुआ है। अगर बर वक्त इसकी तशख़ीस की जाए, अगर सही तरीके से इलाज किया जाए और अर्ली स्टेज में हम इसको अच्छे तरीके से ट्रीट करें तो जान बच सकती है। कैंसर जैसी बीमारी का भी इलाज मुमकिन है। और अगर खुदा न खास्ता अगर आपको खुदा न खास्ता स्टेज 4 डिज़ीज़ भी है, तो अब हमारे पास ऐसी अद्वियात हैं जो आपको कैंसर को एक लॉन्ग टर्म बीमारी में तब्दील कर देती है, यानी आप कैंसर के साथ भी काफ़ी अरसे ज़िंदा रह सकते हैं, एक हशाश बशाश ज़िंदगी गुजार सकते हैं ट्रीटमेंट के साथ। थैंक यू सो मच सर आपके इस मैसेज के लिए। आखिर में डॉक्टर साहब के मैसेज से ही एक मैसेज हम आपके लिए देना चाहेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर से बचा जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल पॉसिबल है, पाकिस्तान में इसका ट्रीटमेंट मौजूद है। सिर्फ हमें कुछ एहतियात की ज़रूरत है, रेगुलरली सेल्फ एग्जामिनेशन की ज़रूरत है, और इसी तरह से हम अपने आप को ब्रेस्ट कैंसर से बचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब ने इस एक सेशन से बहुत ज़्यादा लर्निंग हासिल की होगी और इसी तरह के टॉपिक्स के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।